हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि बच्चों हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हमारा विषय है और हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं। इन समस्याओं में हम लोग देख रहे थे आपका पॉवर्टी, गरीबी क्या है। गरीबी का हम सारे स्टाफ को पढ़ चुके हैं। गरीबी का निर्धारण क्या होता है, वो उसके मापक क्या है, निर्धनता क्यों होती है, कैसे उसका समाधान किया जाए, सरकार के कार्यक्रम क्या हैं, क्या सरकार के प्रयास हैं, किस प्रकार से आपके निर्धनता आपका बनी हुई है, सरकार ने और विश्व वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे। कल हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, इन सारे आपका चीजों को एक हमने उनकी समीक्षा देखी थी कि गवर्नमेंट द्वारा जो आपका प्रयास किए गए हैं, कार्यक्रम जो आपके चलाए गए हैं, उनकी समीक्षा हमको करनी थी कि आखिर में जो काम हुआ है वो किस मार्क्स लेवल पर हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है। इन सब चीजों को हम लोगों को आपका देखना था बच्चों। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग जो था कल अपने लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, हम देख रहे थे निर्धनता निवारक कार्यक्रम की एक समीक्षा को हम लोग पढ़ रहे थे कि उस समीक्षा के अंतर्गत हम लोग स्थिति को पढ़े कि किस कारण से क्या चीजें रही हैं, कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने क्या उसका अनुमान लगाया है। इन सब चीजों को हम लोग अपना लेक्चर के अंतर्गत क्या आपका देख चुके थे और इनको हम सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि इसने कहा था कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि फिर भी इसमें अगर हम बात करें कुल मिलाकर कोई इतना बड़ा आपका क्रांतिकारी आपका परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जिस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए थे वो उस प्रकार के रिफॉर्म आपके नहीं हुए। वो सब चीजें आपकी वैसे ही बन गई। चलिए यहां शुरू करते हैं। कहीं कई कार्यक्रम को मिलाकर एक कार्यक्रम बना दिया गया, कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे, किंतु किसी भी कार्यक्रम से ना तो उत्पादन परिसंपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया, ना उत्पादन प्रक्रिया में, और ना ही कि जरूरतमंदों की बुनियादी सुविधा को पाने में। इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे विद्वानों का यह विद्वानों का इसमें सफल क्रियान्वयन से जुड़ी तीन बाप के बड़े पक्ष स्पष्ट किए हैं जो इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालते हैं। सिंपल है बात कि जितने भी सरकार ने जो आपके प्रयास किए हैं, इन सारे प्रयासों के अंतर्गत अगर आप इसको देखेंगे तो इन सारे प्रयासों में हर वो चीज है जिस चीज के अंतर्गत आप देखेंगे सरकार ने जो अपनी समीक्षा कराई है, जो अपने कार्यान्वयन चलाए हैं, जितना प्रोसेस किया है, उन चीजों में कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण हम जिस क्रांति लेवल पर जितने बड़े कार्यक्रम को आपका चलाया है उसको हमको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, सफल क्रियान्वयन आपके नहीं जुड़ पाए। उन सबके तीन प्रमुख कारण रहे हैं। उन तीन प्रमुख कारणों को हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे और जानेंगे, जो ये सारी चीजें हैं जो इन सब चीज में देखना है। देखिए, भूमि और अन्य परिसंपत्ति के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम को प्राय लाभ प्राय गैर आपका निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाएंगे। अब देखिए, अगर आपकी भूमि है, कोई आपकी परिसंपत्ति है, अगर उसका जो आपका वितरण हुआ है, उस वितरण विषमताओं के कारण आपका जो प्रत्यक्ष जो आपके निर्धनता जो आपका निवारण है, उसमें जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम के अगर लाभों की बात करें तो गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उसका सफल उठा पाए हैं, उसका लाभ उठा पाए हैं, गैर निर्धन लोग ही। ठीक है, निर्धनता की गहनता से तुलना में इन कार्यक्रम की आवंटित संसाधन निहित ही अपर्याप्त रहे हैं। यानी कि जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें जितने भी आपके संसाधन थे वो सब क्या रहे हैं, आपके अपर्याप्त रहे हैं। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही आपके चलते रहते हैं। यानी कि जितने भी कार्यक्रम चले हैं, बैंक के अधिकारी और सरकार के जो आपके अधिकारी हैं और उनके कर्मचारी, उनके सहारे ही चले हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव, किसका बच्चों? उपयुक्त चेतना का अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय शक्ति वर्ग में अनेक प्रकार के दबावों के कारण संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी होती रही है। देखिए, दबाव हुआ है, चेतना की कमी रही है, प्रशिक्षण की कमी रही है, भ्रष्टाचार रहा है
और दबाव रहा है, जिसके कारण हमारे संसाधन दुरुपयोग किए गए और बर्बादी हो गई। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी शून्य है। यानी कि जो लोकल बॉडी है उसकी जो कुछ भागीदारी की अगर हम बात कर रहे हैं आपका शून्य है। यानी कि अगर गांव का प्रधान ये चाहे कि इस आदमी को इतना रिफॉर्म करके ये राशन मिलना है तो वो आवंटित नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि उसको हर चीज लॉट करवानी पड़ती है अपने बड़े अधिकारियों से। उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार घुसा है, चाहे रिश्वत लेने का हो, उनको समझाने का हो, और लोगों के प्रति उनकी कोई ऐसी खास चेतना या खास लगाव का भी जो अभाव है वो हमको आपका देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, सरकारी नीति के ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदाय की सुध भी नहीं ली है जो निर्धनता रेखा या उससे जरा सा ही ऊपर रह रहे हैं। अब ये भी नहीं देखा कि जितनी बड़ी अब हमारी विशाल आपकी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो आपकी निर्धनता जो आपकी रेखा है उसमें जरा से जो ऊपर लोग रह रहे हैं उसके विषय में भी कोई नहीं सोचा गया। इससे यह स्पष्ट है कि केवल उच्च संवर्धन ही निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं होती। कह रहे कि यह देखना है कि जो उच्च जो आपकी समृद्धि है वो निर्धनता को कम करने से हमें पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, निर्धनता जो है इसमें स्थिति में अगर आप देखोगे तो निर्धनता के लिए बहुत आयामी हमको काम करने हैं। क्लियर है? निर्धनों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन असंभव है। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका निर्धन है और उनको अगर हम एक्टिव रूप से उनकी भागीदारी नहीं लेंगे, हम कोई भी कार्यक्रम चला रहे हैं वो आपका कार्यक्रम क्या रहेगा, जो उसका क्रियान्वयन होगा वो क्या होगा, असंभव होगा। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी क्रिया भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेंगे। अब देखिए उनका कब होगा सब चीजें, उनकी भागीदारी वो आपकी कब बढ़ेगी, जब गरीब लोग भी आर्थिक जो आपकी समृद्धि है उसमें अपना योगदान शुरू करें। भाई तो ही तो ग्रोथ होगी, तो ही तो चीजें बढ़ेंगी। ग्रोथ होगी अगर वो उसका सीधा जुड़कर उस भागीदारी में पार्ट निभा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे उसमें किसी भी रूप में वो काम कर रहे हैं, तो तभी तो हम एक अच्छे रिजल्ट पर, एक अच्छे जो हम रिजल्ट आपका कंटेंट चाहते हैं उस पर वो आपका या हम उस पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ऐसा समाज संगठन के माध्यम से निर्धन द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और उसके शक्ति होने से ही असंभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की संरचना होगी, जिससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा तथा स्वास्थ्य और साक्षर के स्तर ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहां स्कूल, सड़क, विद्युत संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा तथा प्रशिक्षण संस्थान जैसी आधारिक संरचनाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। ये सारी चीजें इन लोगों को देखनी होंगी कि आप अच्छे सड़क, अच्छा स्कूल करिए, अच्छी सड़कें बनाइए, विद्युत व्यवस्था करिए, संचार करिए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी करिए, सेवा प्रशिक्षण, ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है ताकि हम इनका एक सही जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑफ कंटेंट पर हम लोग पहुंच सकें, तो ही हम कहेंगे ये चीजें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमारी सरकार को हमको ना पता हो कि हमारे तंत्र में कहाँ कमी। हमें हर चीज पता है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, लोगों में दूसरे के प्रति काम करने की, उनकी संवेदनाओं को समझने की कोई चेतना नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ जो कुछ दबदबा है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो या फिर जो हमारे अधिकारी लोग अपना दबाव बनाते हैं, उन सबके कारण जो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से चलती हैं, उन व्यवस्थाओं का जो मार्ग है वो मार्गहीन हो जाती है। अगर उनको निरंतरता से एक दिशा में चले तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हमारे देश की प्रगति को कोई रोक पाए, गरीबी को हटाने में कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं उन सारी समस्याओं को हमको देखना है। क्लियर है? उसके लिए जन समुदाय की भागीदारी, आम जनता की भागीदारी, गरीब लोगों को समृद्धि का पार्ट बनाकर आर्थिक समृद्धि का, और साथ में सरकार को और अधिकारियों को समीक्षा, मूल्यांकन और जवाबदेही के प्रति उनको सजग कर अगर ये सब चीजें हम करें तो मान लीजिए हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है कि हम गरीबी हो या कोई ऐसा टास्क हम लोग आपका कर पाए, हम उनको बहुत आसानी से आपका कर सकते हैं। देखिए, हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 7 दशकों की यात्रा कर चुके हैं।
यानी कि 70 वर्ष की यात्रा कर चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है। यानी कि जितने भी हमने योजना चलाई हैं, जितने भी हमारे काम है, हमने क्या कहा है कि सबका हम लोग आपका समता लाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, सोशल जस्टिस की बात करी है, और हम क्या करेंगे, तेज आपका आर्थिक विकास करेंगे। इसी के आधार पर हमने सारी अपनी नीतियों को ध्येय बनाया है, उद्देश्य बनाया है, मुख्य पॉइंट बनाया है। जितनी भी हमारी पॉलिसी रही है, जितनी हमारी नीतियां रही हैं, चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़े चुनौती माना है। क्या माना है कि आपका निर्धनता जो आपका निवारण है वो सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, निर्धनता निवारण सबसे बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती नहीं कि 70 साल से ज्यादा का समय हमको हो गया और हम आज तक निर्धनता को जिस चरम स्तर पर गिराना था वो नहीं गिरा पाए, जबकि हमने प्रयास, कार्यक्रम बहुत कुछ किया। तो जो हमने 3 चीज पढ़ी थी ना बच्चों, चेतना की कमी है, भ्रष्टाचार है, और लोगों का दबाव है, और स्थानीय जो चीज हैं उनका कोई सरोकार नहीं है। इन सब की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे देखिए, देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। यानी कि अगर टोटल की हम बात करें तो जो हमारी आपके निर्धनता है उसमें कमी आई है, और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात कम हुआ है। क्या हुआ है आपका? कम हुआ है। यद्यपि इस कार्यक्रम के लिए बहुत विशाल जनधन राशि आवंटित और खर्च की जा चुकी है, किंतु फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति आवश्यक हुई है, किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारी यह प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि जो चीज हमने करी है, हमारा चाहे आपका पर कैपिटल इनकम हो, आपका प्रति व्यक्ति आय हो, औसत जीवन स्तर हो, चाहे आपकी बुनियादी सुविधाएं हो, उनमें हम लोगों ने आपकी जो है कुछ तो प्रगति प्राप्त। आप भी जानते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ है, हम गति से बढ़ रहे हैं, सब चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की तुलना अपने देश से कर दें तो यह प्रगति हमको प्रभावहीन दिखाई देती है, क्योंकि दूसरे देशों ने बहुत स्पीड के साथ अपने आप को डेवलप किया है, अपनी अपनी गति को बढ़ाया है। हम अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर हम अपना कंपेयर दूसरे से कर देते हैं तो हमारी गति आपकी बिगड़ जाती है। बच्चों, जो हमारी गति है वो क्या होती है? हमारी गति वो बिगड़ जाती है। तो उस गति को सुधारने के लिए, उन सब चीजों को करने के लिए हमको ये प्रॉपर तरीके से हर चीजों को देखना है। ठीक, इन चीजों को हमको ध्यान रखना है कि कैसे गति बढ़ेगी, कैसे गति घटेगी, इन सब चीजों को इतना ध्यान रहेगा। इतनी यहाँ तक किसी को, बच्चे को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया, और कह रहे कि जो हमको डेवलपमेंट का, जो हमको विकास मिलना था वो सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि जिन वर्गों तक पहुंचना था उन तक तो पहुंचा, लेकिन और कुछ अन्य वर्ग भी थे जिनको हम लोग आपका बोलते हैं पिछड़ा वर्ग है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो और वर्ग हैं उनमें आपका नहीं है, चाहे आदिवासी लोग हों, जनजातीय लोग हों, अनुसूचित लोग हों, क्लियर है? तो उन लोगों पे भी हम लोग क्या कर पाए, उनको समान रूप से विकास का हम लाभ जो है आपका नहीं पहुंचा पाए। ये सब ऐसे कारण रहे। अब देखिए, वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटी पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देश से ही स्पर्धा कर सकते हैं। कह रहे कि हमारा जो आपका देश है, उस देश में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, इन सेक्टरों से वर्ग और समाज के कुछ अंश तो क्या कर रहे हैं, अनेक विकसित देशों से क्या कर रहे हैं, अपना कंपटीशन कर सकते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी निर्धन के दुचक्र से मुक्ति नहीं पा सका है। क्या हो चुका है कि जो वो क्या नहीं कर पाया अब तक, जो उसकी निर्धनता बनी हुई है, उस निर्धन दुचक्र से वो आप आज तक क्या नहीं कर पाया है, अपनी जो मुक्ति है वो आपका नहीं पा पाया। यानी कि निरंतर जो उसकी गरीबी है वो आपका बनी हुई है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उस
चक्कर में वो आपका फंस कर क्या हो गया, आपका रह गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने गरीबी क्यों है, गरीबी कैसे होती है, निवारण क्या है, किस प्रकार बनी हुई है, कैसे मापते हैं, शहरी लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर क्या स्थिति है, परसेंटेज में, क्लियर है, जनसंख्या में, राज्यों में, विश्व में, सरकार द्वारा कार्यक्रम, सरकार द्वारा योजनाएं, उनकी समीक्षा, उसका कॉन्क्लूजन और उसका हम सब चीजें इस लेक्चर के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर देख चुके हैं और आज ये लेक्चर अंतिम रूप से आपका समाप्त हुआ। क्या हो गया लेक्चर आपका बच्चों? समाप्त हो गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि लेक्चर जो है आपका समाप्त हुआ। अब देखिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आप नहीं जानते। कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान करने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? अब मुझे बताइए, याद है ना? तो सबसे पहले तो आपको कैलोरी आधारित जो पैमाना है वो पता होना चाहिए, फिर उसमें लूप होल्स क्या है, क्लियर है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, ध्यान होगा, मैंने इसमें कैलोरी में बताया था कि 2400 कैलोरी, ध्यान है आपको? अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सब कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके बता चुका हूं। मनरेगा कार्यक्रम क्या है आपको समझाया था कि इसमें कम से कम सरकार ने 100 दिन के रोजगार की क्या दी है, गारंटी दी है। याद है आपको इतनी बात? ठीक, ध्यान है कि नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार संरक्षण करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में निर्धनता दूर हो तो बिना रोजगार के और उसके काम के तो हम लोग निर्धनता को क्या समाप्त कर पाएंगे? नहीं। इसको भी हम लोग आपका देखे थे। फिर जानते, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्ति के अर्जन से निर्धनता की समस्या समाधान किस प्रकार हो सकती है? क्या हो सकती है बच्चों? जो समस्या है वो आपका किस प्रकार हो सकती है, ये हमको देखना है। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित त्रिआयामी प्रहार आपका निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रह पाई। चर्चा करो, देखिए हमने देखा था कि सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए आपका 3 डायमेंशनल एक अपनी योजना चलाई थी, जिससे क्या कर सकें, जो गरीबी बनी हुई है उस गरीबी को दूर कर सकें। ठीक है, उसके लिए सरकार ने जो आपका प्रयास किए थे, और प्रयास हम लोगों को आपका देखने थे कि क्या चीज कैसे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, कि वहां किस प्रकार की चीजें और क्या आपकी रह गई हैं, हम उन सब पर आपका बात कर रहे हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्या उसकी बुनियादी वो आपकी नीति है, क्या सब चीजें हैं। अब देखिए, इन सब कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें राजकेठा गांव के रामदास कोबड़ा को शायद यही जानकर खुशी हो गई थी सरकार के लिए उसका मूल्य 17.40 लाख रुपए था। क्लियर है? वर्ष 1993 के अंत में आदिवासी विकास के नाम पर सरकार ने राजकेठा गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क 17,44,000 रुपए की लागत से तैयार करने का निश्चय लिया। भारत के एक निर्धनतम जनपद सुरांग में 55% आबादी जनजातीय वर्ग की है। पहाड़ी कोबड़ा मार्ग तो सरकार की आदिम जनजाति माना जाता है। यह निर्धनों के सभी नीचे वाले 5% अंश में आते हैं। उसके विकास के लिए विशेष प्रयास चलते रहे और उनके नाम पर बड़ी बड़ी धनराशियों का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी कोबड़ा नामक एक केंद्र की प्रायोजित योजना है। 5 वर्षों में 42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। देश में पहाड़ी कोबड़ा जनजाति की संख्या 15,000 है, जिसका सबसे बड़ा समुदाय सरजूगा में बसा है। किंतु किन्हीं राजनीतिक कारणों से पहाड़ी कोबड़ा विकास प्रकरण का आधार रायगढ़ जिले के में आपका बनाया गया है।
रजकोठा गांव में पहाड़ी कोबड़ा मार्ग के निर्माण में बस एक ही छोटी सी समस्या है, वहां कोई भी पहाड़ी कोबड़ा नहीं रहता। रामदास का परिवार एकमात्र अपवाद है। कैसा है? एकमात्र, यानी कि रामदास कोबड़ा की मंजिल विहीन सड़क की जो स्थिति है आप देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कौन नहीं रहता, एक भी कोई जो आपका व्यक्ति है वो आपका उसके पास आपका यहाँ नहीं रहता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। एक गैर विकास संगठन के कार्यात्मक का कहना है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि पहाड़ी कोबड़ा को किसी काम से लाभ होता या नहीं। यह तो बंगलों के तरणतालों के निर्माण में भी जनजाति विकास के नाम पर होगा। रामदास के पुत्र रामावतार कोबड़ा का कहना है कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि गांव में कितने परिवार पहाड़ी कोबड़ा के हैं। एक कच्ची सड़क तो यह हमें मौजूद थी, उन्होंने उसी कच्ची सड़क पर कुछ लाल मिट्टी डालकर बस आज भी सड़क आपका कच्ची है, पक्की नहीं बन पाई है। 17,44,000 रुपए आवश्यक खर्च हो गए। अब देखिए, रामदास की मांग तो बहुत ही साधारण सी थी, उसे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। हम पानी के बिना खेती कैसे करें? बार बार जोर डालने पर बस यही कि सड़क पर 17.4 लाख रुपए खर्च करने के स्थान पर मेरी जमीन के पास जीवन अवस्था पड़े हुए कुएं में कुछ हजार रुपए लगाकर उद्धार किया जा सकता था तो कहीं अधिक अच्छा रहता। जीवन की दशा में सुधार की जरूरत है, पर अगर वे कुछ पानी देने से ही वहां शुरुआत कर दें तो भी बहुत है। अगर कह रहे हैं कि वो लोग कुछ पानी देने की व्यवस्था कर दें, कुछ पानी देने की आपकी शुरुआत कर दें, तो कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा आपका नीचे देखते हैं। रामदास की समस्याओं पर ध्यान देने की वहां किसी को फुर्सत नहीं थी। सरकार को अपना एक लक्ष्य पूरा करना था। यदि सारी धनराशि को एक बैंक में साधी जमा खाते में डाल दिया जाए तो इन पहाड़ी कोबड़ा व्यक्ति को किसी को सभी आजीविका के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्याज से ही इनका सर गुजर के स्तर पर गुजर बसर हो जाएगा। किसी सरकार अफसर ने मजाक में ऐसा कहा। अब कह रहे हैं कि जितना पैसा इन लोगों को सड़क बनाने में लगा, अगर हम लोग उतना ही पैसा इनके खाते में घेर देते इस जनजाति के, तो मान लीजिए इस जनजाति के जो लोग थे वो ही क्या कर देते, अपना खाने पीने में वो सब चीजें, मतलब जो उनका ब्याज मिलता उससे ही उनकी क्या हो जाती है, आपका जो गुजर बसर है वो आपकी हो जाती। तो बच्चों, आज हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी निर्धनता है, उसको हम लोग आपका देख चुके हैं और हमने उसके अंतर्गत सारी चीजों को आपका देखा और हर स्थिति को हमने पढ़ा और जाना। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है और चैप्टर आपका मेरी तरफ समाप्त है। आप उसके प्रश्न उत्तर को पढ़िए। सब कुछ ऐसा है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी बहान नहीं है। आपको रिवीजन करना है और उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।